तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग से मिलने के लिए प्लमडार्क आती है क्योंकि उन्हें जैसे ही ज़ोकिंग इन्फॉर्म करता है कि वो जा रहा है एक दूसरे मिशन पे जिसमें टाइम लगेगा, तो वो इससे मिलने चली आती है अब आके। अब ज़ो थोड़ा-सा इन्हें देख कर के हिचकता है। इसलिए भी हिचक रहा था कि कैप्टन ने बहुत सारी चीज़ें कही कही थी ना कि एनलाइटनमेंट हासिल करना है, तो लेडीज़ लोग तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। बट फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकता, तो उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। और जैसे वो एड्रेस करता है ना कि वेल मेट सीनियर, तो प्लम डक उसको लुक देती है कि क्या हो गया अचानक से इसको। मतलब ये बंदा थोड़ा अनस्टेबल था 2 महीने पहले, अब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि आपको मालूम है लड़कियों को जल्दी ये चीज़ें पता चल जाती हैं और इनके दिमाग में तुरंत आता है कि कहीं वो चेनेरनियो यानी कि कप्तान ने कुछ फिर से तो इसके दिमाग में नहीं डाला। और उनको मालूम था कि वो सही होंगे, लेकिन वो अपने चेहरे से दिखाती नहीं है। तो तुरंत पहले एंटर करती हैं स्वॉर्ड पवेलियन में और दरवाज़ा को बंद कर देती हैं अपनी ऑरा से। अब एक कमरे में एक मैन और वुमन साथ में थे, तो ज़ोकिंग की और फटने लगती। प्लमडार्क इस दौरान एक जगह जाके बैठ जाती है और एक मेडिसिन की बॉटल निकालती और सीधा कहती, तुम्हें क्या सी सेलिंग काउंटर से बाहर जाना है? हाँ में सर लाते। तो फिर ही वो कहती है कि फिर तुम्हारे पास उतने डिफेंसेस नहीं है, बैठ जाओ। अब काफ़ी करीब क्योंकि ज़ो बैठा था, तो वो स्मेल सूंघ सकता था, जो परफ्यूम वगैरह का थी। और ये बोलती है कि देखो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दिए होंगे मैजिकल आइटम्स, तो तुम्हें फिलहाल जो ज़रूरत है वो कंसीलमेंट मैजिक की ज़रूरत है, जो कि तुम्हारी ऑरा को छुपा दे। और वो बताती है, एक ब्लड निकालती है बेसिकली, जो कि बहुत कीमती ब्लड था, जो कि इन्होंने यूज़ किया था। तो वो अभी ज़ोकिंग पर्स का इस्तेमाल करने वाली थी, जो भी बचा-कुचा था। तो एक तरह से ब्लड एम्परर या जो भी था, एम्परर स्वॉर्ड का ब्लड कुछ तो ऐसा ही था। तो उस दौरान बॉटल की तरफ देखता है, उसको मालूम था बहुत कीमती चीज़ है। और वो बोलती है कि जब तक तुम वॉइड रिटर्निंग के 4th स्टेज या उसके ऊपर किसी से ना मिलो, तब तक उसके नीचे का तो तुम्हें कोई फ़ील ही नहीं कर पाएगा कि तुम्हारी ऑरा क्या है। हाँ, लेकिन ये 3 महीने तक ये ब्लड ऑरा रहेगी, जो ब्लड सिंबल्स मैं बनाने वाली। ज़ो को समझ में नहीं आता है, अब तक ये कुछ बोल पाता। प्लमडार्क स्माइल करती है कि तुम्हें इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, चलो कपड़े निकालो। ज़ो को समझ में नहीं आता कि यार, फिर वो बोलती तो मैं सिंबल्स कहाँ बनाऊँगी, मैजिकल सिंबल्स कपड़े के ऊपर। और प्लमडार्क इस दौरान थोड़े हँस रही थी। फिलहाल प्लमडार्क भी थोड़ा-सा स्माइल करती हैं और इसको ऐसा टच करती है, तो अपनी ऑरा से इसको घुमा देती है, ऐसा समझो। और ज़ो को बोलती है थोड़ा दिमाग शांत करो, क्योंकि ज़ो की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो फिलहाल इसके मतलब पीठ के साइड में ये इस ऑरा का इस्तेमाल करके कुछ मैजिकल सिंबल्स बनाने लगती है। अब क्योंकि बहुत करीब थी, तो इनके बाल भी जो थे ज़ो के ऐसा कंधे पे हल्का टच हो रहे थे। अब ज़ो का दिमाग शांत नहीं हो रहा था, तो जो इसको ग्रैंड मास्टर भाई ने वो किताब नहीं दी थी प्लांट्स वगैरह की, तो ये उसको याद था, तो उन्हें याद करने लगता है, तो धीरे-धीरे इसका दिमाग शांत हो जाता है। अब पीछे का साइड खत्म हो चुका था, तो वो बोलती है अब आगे पलटो। लेकिन इस बार प्लमडार्क की आवाज़ में भी चेंजेस थे और फिलहाल ऐसे बस इसको टच करती है, तो ज़ोकिंग गोल फिर से घूम जाता है, मतलब आधा गोल, और इनके सामने हो जाता है। अब जब वो सिंबल्स बनाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अब समझ ही सकते हो बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे ये। तो वो पहली बार फ़ील करता है ना कि प्लमडार्क खुद नर्वस थी। मतलब उनके चेहरे पर एक लालिमा सी थी। प्लमडार्क को उसने ऐसे कभी नहीं देखा था। और फिलहाल वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है और ज़ो अपने दिमाग को शांत करने लगता है, फिर से वही प्लांट और वेजिटेशन वाली चीज़ों को पढ़ करके। और इस दौरान वो कहती हैं ज़ोकिंग से कि तुम्हारा हार्ट बीट तेज़ी से चल रहा है। अब इस दौरान वो अपनी आँखें खोलता है ज़ोकिंग। प्लमडार्क भी ब्लश कर रही थी, उनकी तरफ देखता है। दोनों की आँखें मिल जाती हैं। वो बोलती है बस थोड़े समय और रुको, बस हो ही गया है। अब प्लमडार्क लगभग खत्म कर चुकी थी, खत्म ही हो चुका था। तभी एक एक्साइटेड आवाज़ बाहर से आती है, वो कि कप्तान की थी कि छोटे भाई ज़ोकिंग, क्या चल रहा, तुम बाहर आओगे? हमको निकलना है। आज से हमारा बड़ा मिशन शुरू हो रहा है। तुमने ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंसेस क्यों एक्टिवेट करके रखे हैं? तुम क्या कर रहे हो अंदर? प्लमडार्क इस दौरान अपने फिंगर को वापस खींच लेती है, क्योंकि बन चुका था। खड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ा-सा अनईज़ी वो भी फ़ील कर रही थी। नॉर्मली वो ज़ोकिंग को ऐसे मौके पे टीज़ करती थी, लेकिन एक कमरे में ऐसा होना, समझ रहे हो? वो ज़ोकिंग से बोलती हैं, तुम्हारी जर्नी सेफ हो। फिर वो बाहर जाने लगती है। थोड़ा जल्दी में थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, कप्तान सामने था और कप्तान जब देखता है, ज़ोकिंग की तरफ देखता है अंदर, तो देखता है वो कपड़े पहन रहा था। चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, एब्सोल्यूटली नथिंग। उसका दिमाग में ये चल रहा था कप्तान के कहीं ये दोनों ने। तब तक प्लमडार्क बोलती है, चेनेरनियो। कप्तान का दिमाग ज़्यादा ही चल रहा होगा, उनको मालूम था। कप्तान का रिप्लाई आता है, हियर मैम। आँखें बंद कर लेता है कप्तान कि मुझे लास्ट महीने मैसेज आया था एयरसेक कोलिशन से कि जो स्नेक का स्केलेटन है ना, थोड़ा गंदा हो गया है। कप्तान की फट जाती है कि क्या कहने वाली है। वो बोलता है, आर्च इमॉर्टल, लास्ट नाइट मैं कुछ कल्टीवेशन कर रहा था, तो मेरी आँखें अंधी हो गई। और फिर प्लमडार्क बोलती है कि हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम ली शीटाओ है। वो कुछ दिन पहले बता रही थी कि कोई तो था बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस में स्पाई कर रहा था, पीचेस वगैरह खा रहा था। कहीं वो तुम तो नहीं थे? कप्तान कहते, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं था, मैं किसी पर क्यों ऐसा स्पाई वगैरह करूंगा।
और मैं पीच कहाँ खाता हूँ, मैं तो सेब खाता हूँ। और प्लम डॉग उसके बाद चली जाती हैं। हालाँकि उनकी भी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी। कैप्टन को जब पता चलता है कि वो जा चुकी है, थोड़ी देर बाद तो आँखें खोलता है। सरप्राइज़ था कि यार ये क्या था? ज़ू का एक्सप्रेशन पहले जैसा ही था कि क्या चल रहा है? कैप्टन ध्यान से देखता है ज़ुकिंग को। कहीं तुम और आर्च इmmortal? ज़ुकिंग कहता बड़े भाई अब जाने का समय हो चुका है। कप्तान प्लम डॉग जिधर गई थी उधर देखता फिर ज़ुकिंग की तरफ देखता है और एक पीच निकालता है और खाने लगता है और ज़ुकिंग को फ़ॉलो करता है। अब ये आगे बढ़ते थोड़ा हवा-ववा चल रहा था और कप्तान पूछते देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे भाई हो मेरे। लास्ट नाइट तुम क्या सच में बड़े हो गए? कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? फिर कप्तान खुद ही बोलता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें और छेड़ूँगा नहीं। वापस आने के बाद तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा टाओ टाओ के साथ। मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ। तो फिलहाल दोपहर का समय हो चुका था। तो देखो ठंड का मौसम था और फिलहाल सूर्य की किरणें इंक पेंट माउंटेन्स पर पड़ रही थी जो कि काउंटी कैपिटल से थोड़ी दूरी पर था। और जगह का नाम इसलिए पता पड़ा था क्योंकि ये जो जगह था या तो काला था या तो सफ़ेद था, ब्लैक एंड व्हाइट था। कोई पौधे-वौधे नहीं थे मतलब इसलिए इसको इंक पेंटिंग बोला जाता था। और इस पहाड़ी के ऊपर में 6 लोग बैठे हुए थे। एक आगे बैठा था, एक बीच में बैठा था और 4 पीछे बैठे हुए थे। आगे जो बैठे थे वो कप्तान थे और पीछे उनके सुकिंग। 4 लोग जो और पीछे बैठे हुए थे उनमें से थे कॉन्ग, जियांगलोंग, माउंटेन रिवर, फांगचेन और टस्क स्पिरिट। हालांकि वो चारों कप्तान को इग्नोर कर रहे थे और ज्यादा फोकस उनका जोगिंग पर था। काफी उत्सुक थे जानने के लिए क्योंकि ये जगह था जहाँ पर जू ने बोला था कॉन्ग से मिलने के लिए, क्योंकि जो इन्हें ड्रामा करना था उसमें कॉन्ग मदद करने वाले थे जू और कैप्टन का। कैप्टन कहते हैं अब सभी लोग शुरू हो सकते हैं। कैप्टन इस दौरान 2 मेडिसिनल पिल के बॉटल निकाल एक जोकिंग को दे देता है और बताता है कि देखो इसके अंदर में शेड हेवन डीमन मून टैबलेट है। जैसे हम उसको खाएंगे ना हमारा फ्लैश ब्लड सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हम नाइट शेड जैसे बन जाएंगे। तो डिस्गाइज से हमारे देख पाना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। कैप्टन के शब्दों को सुन करके कॉन्ग जियांगलोंग के ना भौहें चढ़ जाती हैं, अचंभित थे वो। माउंटेन रिवर एकदम गहरी सांस लेता है कि ये टैबलेट तो टॉप सीक्रेट पिल्स हैं गारमेंट फॉग के, बहुत महंगे हैं, बहुत रेयर हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आपको गारमेंट फॉग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो तो कप्तान ने अपना हाथ काट दिया था क्योंकि एक कपड़ा उन्होंने पहन लिया था जब ये आ रहे थे काउंटी कैपिटल। उन लोगों को गारमेंट फॉग कहा जाता है जो कि कपड़े के जैसे। ये सुनकर के इवन वांगचेन और डस्क स्पिरिट भी शॉक्ड होकर के चेन एरन्यू की तरफ देखते। कप्तान एकदम कैजुअल थे, अरे कोई ना, मेरे दिमाग में कुछ और अच्छा आइडिया था लेकिन फिर मेरा संबंध गारमेंट फोक लोगों से है तो वो लोगों ने खुद मुझे ये चीजें प्रोवाइड कर दी। और वो बताते हैं कि कप्तान ने मदद की तो जू किंग भी अचंभित था, वो पिल की तरफ देखता। कप्तान ने जो कहानी बताई थी किसी ने भरोसा नहीं किया था, मतलब पीछे जो 4 लोग बैठे थे। और कप्तान ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते थे और वो पिल निकालते हैं और खा लेते हैं। कुछ समय बाद ही कप्तान पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हिलने लगते हैं। गारमेंट फोक की ऑरा निकलती है जो कि कप्तान को कवर करने लगती है। वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली नाइट शेड में बदल जाते हैं। कॉन्ग जियांगलोंग लेके जो भी लोग थे ना मतलब हैरान थे भाई। जू देखता है कि कप्तान का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था तब जाके वो पिल खाता है और वो भी फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कप्तान को ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा समय लगा था। जू का ग्रे स्किन था, लार्ज मतलब पड़ी थी को पड़ी थी जैसे होते हैं नाइट शेड, और उसने रेड सूट आर्मर पहना था। इस दौरान कॉन्ग बोलते हैं कि नाइट शेड का ब्लड ब्लैक होता है और तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि नाइट शेड अलग तरीके से बात करते हैं और बिहेव करते हैं इंसानों से, और उनके पास मैजिकल टेक्निक्स भी होते हैं। कप्तान स्माइल करते हैं कि अरे ये सब मुझे पता है, मैंने वैसी ही तैयारी की। और जोकिंग की तरफ वो एक ब्लैक रॉक उछाल देते हैं और कहते हैं देखो ये ब्लैक ब्लड स्टोन है, इसे एब्जॉर्ब कर लो, फिर तुम्हारा ब्लड का कलर टेम्पोरली चेंज हो जाएगा। और एक तो ब्लैक ब्लड कप्तान खुद निकल जाते हैं और उसके बाद वो अपने हाथ पे ऐसा काटते हैं तो उनका जो ब्लड था वो ब्लैक था। अब कप्तान कहते हैं कि बारी रही मैजिकल टेक्निक्स की, एक स्पीयर बना जिस पर बहुत सारे निशान दिख रहे थे। ये देख करके माउंटेन रिवर तो पैरों पे खड़ा हो जाता है और वांगचेन डस्क स्पिरिट भी अवाक थे। कॉन्ग जियांगलोंग की आंखों में अलग चमक, क्योंकि इनको भी यही पता था कि नाइट शेड्स ऐसे ही दिखते हैं, यही सब टेक्निक होती है उनके पास। मतलब वो स्पेस में कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको पता हो, जैसे अपनी ऑरा इस्तेमाल करेंगे और एक तलवार बना देंगे, छुरी बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं। अगर इन्हें पता नहीं होता कि चेन न्यू मतलब इंसान है तो इनको तो यही लगता कि ये बंदा नाइट शेड ही है अगर पहली बार मिलते तो। सो खुद हैरान था। कैप्टन इनके रिएक्शंस को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। उसके बाद ये ऑरा को डिसॉल्व कर देता है और फिर कप्तान बोलते देखो मेरे छोटे भाई, इस बार मैं तुम्हें बड़े मिशन पे ले जा रहा हूँ, तो अब से तुम ऐसे छोटे मोटे मिशन पे मत जाना कि तुम्हें कोई इन्वाइट करे और चल दो। कॉन्ग जियांगलोंग को समझ में आता है कि ये क्या कह रहे हैं। जू भी इधर ब्लैक बोन एब्जॉर्ब कर चुका था और जू को ये नहीं समझ में आता कैप्टन ने वो नाइट शेड मैजिकल टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल कर ली, मतलब
कुछ नहीं से कुछ कैसे बना दिया। लेकिन ज़ू जानता था कि कैप्टन के बहुत बड़े-बड़े सीक्रेट्स हैं, तो वो समझता था। ज़ू ने ज़रा नाइटशेड की इसको आई भी मिली थी, उस पे भी रिसर्च किया था और फिर कप्तान ज़ू की तरफ देखते हैं कि फिर वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना है। ज़ू समझ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। मानना तो नहीं चाहता था बट फिर क्या ही करेगा, तो हाँ, हमेशा रिला देता है। सॉन्ग वगैरह को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है इन दोनों का। कप्तान इशारों-इशारों में बोलते हैं मतलब सेम ओल्ड मतलब वही पुराना तरीका। कप्तान एक आइस स्पीयर निकालता है, ज़ू की छाती में भोंक देता है और वो आइस ब्लेड था ना, उसके बहुत सारे आइस ब्लेड्स बनते हैं उस आइस स्पीयर से, जो कि ज़ू किंग को बहुत सारी जगह पे चोटिल कर देते हैं और चारों तरफ से ब्लैक ब्लड बाहर निकल रहा था। और उसके बाद ज़ू किंग के शोल्डर पर एक मुक्का मारते हैं। मतलब जो कप्तान करते थे कि कहीं जाना है तो भाई पुरानी तरीके, अब कप्तान हँसने लगते हैं कि यार ज़ू किंग अब तुम्हारी बारी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मार दिया है। और ज़ू भी फिर मारना शुरू करता है, कप्तान के सीधा पेट में चाकू भोंक देता है। गर्दन भी लगभग ही काट भी देता है। और कप्तान के दिमाग में ये आता है, ज़ू किंग के दिमाग में, मतलब इनका अपना चलता है कि देखो नाइट शेड्स लाइट पसंद नहीं करते तो हमारे खाओ क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो वो और सड़ने चाहिए। डस्क स्पिरिट देखती कि यार ये इतना सीरियस काम करते हैं, क्योंकि ज़ू ने बताया था कॉन्ग को कि वो और उसके बड़े भाई बहुत सारे मिशन पे गए हैं लाइफ और डेथ सिचुएशन पे, तो माउंटेन रिवर भी को याद आता है वो चीज़ें, तो ये फुली कन्विंस हो चुके थे। और कप्तान फिर कहते हैं यार मेरे छोटे भाई हम ज़्यादा ही कर चुके हैं। अब धीरे-धीरे शाम का समय हो चुका था और दूर में ना कुछ बीस्ट वगैरह की आवाज़ भी आने लगी थी कि एक कारवां हमारा आ रहा है मेरे छोटे भाई, अब तैयारी है असली शो का। देखो हमने पूरा प्लान तो किया है लेकिन प्लान के हिसाब से हर चीज़ नहीं चलता है, तो कुछ-कुछ चीज़ें हमें डायनामिक भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद ज़ू भागने लगता था चीज़ें, क्योंकि इनका प्लान अब शुरू हो चुका था। फिर समय कॉन्ग, माउंटेन रिवर, वांगचुन ये सब इनका पीछा करते हैं और अंदर ही अंदर तारीफ भी इनके अंदर आती थी, यार क्या बंदे हैं दोनों। और वो डायलॉग मार रहे थे कि इंसान इस लैंड को रूल करते हैं, तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे, तुम्हें लगता है तुम लोगों के जख्म भी बहुत सीरियस है। पूरा रियलिस्टिक, मतलब ऐसा लगे कि सामने वाले को जो भी उधर से आ रहा है कि सच में ये बैटल चल रहा है। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक कारवां बहुत तेजी से इसी तरफ बढ़ रहा था, जिसमें 100 से ज्यादा बुलक कार्ट्स से और होली टाइड्स कल्टिवेटर्स से बेसिकली। अब बहुत सारे लोग थे ना, तो ज्यादातर फाउंडेशन लेवल में थे, कुछ थे जो 10-12 बोल सकते हो गोल्डन कोर में, ज्यादातर उसमें भी गोल्ड कोर वाले जो थे सेकंड या थर्ड हेवनली पैलेस लेवल के थे। 3 थे जो कि 4 पैलेस वाले थे और एक बंदा था जिसके फोरहेड पर एक अलग लाइन भी दिख रही थी, वो 6 पैलेस बैटल प्रोविंस वाला था और उसकी ब्लड लाइन भी काफी तगड़ी थी। और ये यहाँ पर आ सके थे सीसिलिंग काउंटी में क्योंकि याओ फैमिली वालों ने, यानी याओ क्लैन वालों ने इन्हें ट्रैवल परमिट दिया था, नहीं तो ये लोग भी नहीं आ सकते। और ये लोग क्यों आ रहे हैं आपको पता है, ये क्लाउड मदर स्टोन्स के लिए, जो इसकी जरूरत होती है, वो जो डाओ फ्रूट या जो भी है उसे पकाने, या जो भी कप्तान ने बताया था सुकेन को और मैंने आपको बताया था। लेकिन जब ये लोग बढ़ रहे थे तो देखते हैं यार वहां पर तो अलग ही फाइटिंग और किलिंग चल रहा है। अरे ये तो स्वर्ड से जैसे। तो ज़ू किंग और कैप्टन बहुत तेजी से भाग रहे थे, ये जो इंक पेंट माउंटेन्स का एरिया था उसकी तरफ, मतलब इसी एरिया में भाग रहे थे। और इनके आर्मर वगैरह जो इन्होंने पहने थे वो गिरने लगते और उनके बॉडी से वो ब्लड जो ऑरा सड़ रही थी, मतलब चमड़ी उमड़ी, वो देखा जा सकता था। और ये चारों तरफ से अब घेर रहे थे ज़ू और कैप्टन को, यानी कॉन्ग वगैरह। कैप्टन इस बार अपनी ऑरा यूज करते हैं और वो स्पीयर फिर से अचानक से स्पेस में बना देते हैं, मतलब और उससे फिर अटैक करते हैं। और ज़ू इस दौरान वो जो ब्लैक आई था इसके पास उसको यूज करता है और से पीछे का एरिया पूरा ब्लैकिश कर देते हैं, चारों तरफ डार्कनेस सा छाने लगता है। इवन माउंटेन रिवर और बाकियों को सही में लगने लगता है यार सच में ये नाइट शेड्स हैं क्या। कैप्टन और अचंभित हो जाते हैं, ज़ू जो कर रहा था ना एकदम नाइट शेड टेक्निक के जैसा ही लग रहा था। और ज़ू उसके बाद एक हाथ जैसा कुछ बनाता है जो तीनों स्वॉर्ड से जिसकी तरफ भेज देता है। माउंटेन रिवर हैरान हो जाते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। और वांगचेन को इस दौरान मतलब वो और सीरियस हो जाता है और उसकी ब्लड एनर्जी रिफिल होती है और ज़ू की तरफ वो पड़ जाता है और डस्क स्पिरिट भी इस तरफ पड़ती है। अब अटैक क्योंकि उधर से भी किया था वांगचेन वगैरह ने, तो ज़ू भी थोड़ा सा ब्लड मूवमेंट करता है और भागने लगता है। कारवां के काफी करीब पहुंच चुके हैं और इशारा करता है ज़ू, जो 4 लेगर्स थे उनमें से एक देखता है और बेसिकली वो अपने ब्लड को ज़ू को देने लगता है। तो ज़ू की जो थकान थी वो गायब होने लगती है, वो भागते रहते। माउंटेन रिवर और बाकी लोग इनका पीछा कर रहे हैं। मतलब देखो जो ये होरीटाइड कल्टीवेटर्स जिन चीजों पर बैठ के जा रहे थे उन्हें 4 लेगर्स कहते हैं, जिनकी की ऑरा को ये इस्तेमाल कर सकते, तो सेम काम जोकिंग करता है। और जोकिंग का परफॉर्मेंस देख के कैप्टन भी सरप्राइज हो जाते हैं और जोकिंग के साथ में भागते रहते हैं। इस दौरान माउंटेन रिवर वगैरह को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में थे। कारवां भी अस्त व्यस्त हो जाता है ना जोकिंग की वजह से, होलीटाइड कल्टीवेटर्स भी अचंभित, गोल्ड कोर कल्टीवेटर भी थोड़े मतलब व्याकुल हो जाते। अब वो जो 6 पैलेस वाला कल्टीवेटर था ना वो बाहर निकलता है और वो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग स्वर्ड्स पैलेस के हो, हम होलीटाइड कारवां हैं, हम हेवन जेनिथ से आ रहे हैं और हमारे पास ट्रैवल परमिट है, मार्केट सियाओ ने हमें दिया हुआ है, जो कि आपके सी सीलिंग काउंटी के ही है। वो बैच भी दिखा देते हैं। तीनों स्वॉर्ड सीरीज फिर भी इग्नोर कर देते हैं और ज़ू और कैप्टन का पीछा करने लगते हैं।
और ये लोग अचंभित किस बात से थे ना कि जेन एर्नियो ने जैसा बोला था वो वैसा ही कर रहा था, लेकिन ज़ोकिंग का जो परफॉर्मेंस था ना वो थोड़ा अलग ही लेवल पे चला जाता है, क्योंकि ज़ोकिंग के जो अटैक थे एकदम नाइट शेड के जैसे ही लग रहे थे, एकदम प्योर टू प्योर। फिर नाइट शेड में भी टॉप लेवल के नाइट शेड शायद वैसी टेक्निक यूज कर पाए। अगर उन्होंने देखा नहीं होता ज़ोकिंग को ट्रांसफॉर्म होते हुए तो उनको तो लगता कि भाई, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था ना कि माउंटेन रिवर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था ज़ोकिंग ने, जैसा कि नाइट शेड्स वगैरह करते। थोड़े से वो डर भी जाते हैं। रिवर कहते हैं यार ये तो एक्ट था ना, इतना रियल क्यों लग रहा है। इधर थोड़े समय बाद कॉन्ग आते, क्लूज वगैरह देखने लगते, समय बीत रहा था। फिलहाल रात का समय हो चुका था। इधर ज़ोकिंग को दिखाया जाता है जो कि इंक पेंट माउंटेन के ही किसी गुफा में क्रॉस लेग बैठा हुआ था। कैप्टन भी साथ में थे। कैप्टन ने सुना देख रहे थे और जो बोलते हैं मून की तरफ देख करके, मून की तरफ देखकर मुझे लग रहा है कप्तान कि होली टाइड रीजन मतलब कोई स्पिरिट नहीं मून के अंदर। कैप्टन भी मून की तरफ देखते हैं कि हाँ एक्सॉल्टेड वन, मैं भी अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूँ। और इनका डिस्कशन चल रहा था वो गारमेंट फॉग के बारे में कि ह्यूमन फॉर्म में बदलना है। कैप्टन कहते हैं क्या कुछ भी बोल रहा हूँ। तभी बाहर से एक आवाज आती है। वो बंदा जो था ना, जो सिक्स पैलेस वाला, वो बताता है कि खुद को बोलता है कि मैं लो स्पीशीज का हूँ, आप लोग बहुत हाई स्पीशीज के हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर आवाज आती है ठीक है अंदर आ जाओ। और उस यंग मैन ऑफ लुकिंग के बीच में कैप्टन थे। तुरंत वो बंदा ना रिस्पेक्ट में झुक जाता है कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, सुपीरियर प्रजाति के, मतलब जो भी बोलो नाइट शेड या जो भी। कैप्टन कहते तुमने हमें कैसे ढूंढा। वो बोलता है आपका हम्बल सर्वेंट के पास एक रेयर स्पिरिट पेट है कि किसी की भी ऑरा को ट्रैक कर सकती है, ब्लड ऑरा को। तो आपका ब्लड वैसे भी जमीन पे पड़ा था तो मैंने उसके थ्रू को ट्रैक किया। जू कुछ नहीं बोलता, बस शांति से इस बंदे की तरफ देख रहा था। कैप्टन पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि स्वॉर्ड से इसका ग्रुप अभी भी आपको ढूंढ रहा है, आप जो भी प्लान किए हो इतना आसान नहीं होगा कैरी आउट करना। अगर आप हमारे साथ चलो होली टेरिटरी तो आपके लिए आसान हो सकता है, और आपकी कोई भी जरूरत हो तो हम पूरा कर सकते हैं, और आप लोग अगर खुश रहोगे उससे तो हमें कुछ नाइट शेड की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हो। तो फिलहाल कुछ नहीं होता। मतलब वो बंदा ना काफी प्रभावित हो गया था इन दोनों से, क्योंकि इनके सुपीरियर प्रजाति का मान चुका था। नाइट शेड में भी रात गुजर जाती है तो वो जो जिस पे बैठ के ये लोग जाते थे फोर लेकर्स, वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कारवां अपने आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। इनके ऊपर में मतलब अपने होली टाइड के कल्टिवेटर्स भी बैठे हुए थे। और नाइन्थ जो फोर लेकर था ना, उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ था वो बोलता है ह्यूमन स्वॉर्ड से, जिसका क्या मतलब है। ये वही बंदा था सिक्स पैलेस बैटल प्रोफेस वाला। सामने में चार लोग इसको दिखाई दे रहे थे। ऑब्वियसली चार लोग माउंटेन रिवर वांगचिन वगैरह ही थे। और ये बोलता है कि हमने बताया आपको पहले ही कि हमारे पास मार्केट से आओ का ट्रैवल परमिट है। कॉन्ग इस दौरान अपनी ऑरा को इस्तेमाल करते हुए वो बंदा एकदम जाकर दूर गिरता है और फिर बोलते हैं कि पहले हम सबका इंस्पेक्शन करेंगे। इस दौरान वो अपना मतलब इंस्पेक्शन करते हैं और 2 घंटे बीत चुके थे और यह बंदा ऐसा गायब भी हो जा रहा था, मतलब इतना छोटा होकर के। और उसने एक फोर लेगर की ऑरा इस्तेमाल किया था, एक अलग स्पेस सा कुछ तो बना दिया था। इनका अपना सीक्रेट टेक्निक होगा। उसके अंदर में जोकिंग और कप्तान बैठ करके मस्त ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे। अलग ही वो प्यार प्यार मतलब कि सुप्रीम लोग है यार ये तो, क्योंकि स्वॉर्ड सेजेस जा चुके थे। और ये बोलता है कि आप लोग अब रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एक्सॉल्टेड वंस, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसकी बात सुन कर करके मतलब जू भी हाँ में सर हिला देता है। और वो पूछता भी नहीं कि कारवां जहाँ कहाँ पर रहा है, मतलब आइडिया तो थोड़ा बहुत था ही। और फिलहाल ये लोग जहाँ छिपे हुए थे फोर लेगर्स के ऊपर ही छिपे हुए थे कहीं पर, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक था ऑरा मास्क करने का। और ये बंदा बोलता है कि आपका हम्बल सर्वेंट आपके हर एक जरूरतों का ख्याल रखेगा। उसके बाद ये बंदा 2 लोटस लीफ निकालता अपनी बैग में से और बताता है कि उसने मतलब ऊपर लेवल की जो प्रजातियां होती है नाइट शेड में, उनको 2 बार ही देखा है। आप लोग बहुत ही मतलब हाई लेवल में रहते हो या जो भी चीजें। और मून लाइट टच ड्यू के बारे में बताता है, तो मेरे पास थोड़े बहुत है। जू का एक्सप्रेशन अभी भी सेम था, लेकिन अंदर से तो हैरान हो जाता है। लाइक मूनलाइट के बारे में जू ने भी नहीं सुना। और जू को ये भी समझ में आता है कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन निकालने को देख रहा है कि जू सच में मतलब हाई लेवल की स्पीशीज का है या ऐसे ही। तो जू कुछ कहता है। कैप्टन इस दौरान अपना राइट हैंड लहराते हैं और जो 2 लोटस लीफ से अपनी तरफ खींच लेते हैं, थोड़े बहुत ड्यू पी भी देते हैं। और कैप्टन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और बोलते हैं चलो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। और ये होली टाइड जो था ना बंदा, ये बिल्कुल भी ऐसा मतलब शक ही नहीं होता है, वो और रेस्पेक्ट उसके अंदर जाग जाता है। इस दौरान धीरे धीरे समय गुजरता है और 15 दिन निकल चुके थे। और अब ये बंदा उतना जू को या कैप्टन को डिस्टर्ब करने पे नहीं आता था, क्योंकि उसको अब पूरा यकीन था कि ये लोग वही हैं, ऊपरी प्रजाति के लोग हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछता था वो, और जू ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। कैप्टन पूरी चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि देखो कप्तान को नाइट शेड्स के बारे में बहुत ज्यादा पता था, जू को बहुत कम पता है। और कुछ चीजों में तो मिस्टेक भी निकाल देते हैं कैप्टन जब वो पूछता है। तो तुम्हें किसने बताया कि नाइट शेड माउंटेन में बस सैक्रिफाइस की बात होती है, वहां पर मूनफॉल ऑर्किड्स खिलते हैं, वहां पर तो गॉड ने भी एक बार कदम रखे थे, इसलिए वहां पर टेंपल है। फिर सिटी ऑफ क्रो स्केल, बहुत सी चीजें कप्तान उसको बताते हैं। कप्तान के बात करने का तरीका आपको मालूम है, सामने वाला वैसे ही यकीन कर ले पाई
और इस बंदे के अंदर जो एक था ना फैनेटिज्म वाला फैन बॉय टाइप का एकदम बन जाता है। अब एक दिन क्या होता है ना, हल्का सा धूप ज़ू की तरफ पड़ जाता है, अपने हाथ को आगे ला देता है और उसके बाल थोड़े सन को ब्लॉक करने लगते हैं। और फिलहाल ये मतलब टाइडफॉल जो प्रीफेक्चर था ना उसका बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और जो होली टाइड इनका कारवां जो जा रहा था ये स्काई मून रेवेन के बहुत करीब था। और इस एरिया को यानी स्काई मून रेवेन को पास करने में लगभग 3 दिन लगते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। और उसके बाद 1 सप्ताह और पकड़ लो आप बॉर्डर एरिया में पहुँचने के लिए होली टाइड टेरिटरी के। यहाँ पर आने के बाद लेकिन एटलीस्ट जो होली टाइड कल्टीवेटर से चैन की सांस लेते थे नॉर्मली, क्योंकि अपने एरिया के काफ़ी करीब है और टाइडफॉल प्रीफेक्चर ठीक है, एक बीच का एरिया हो जाता है। इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहे थे ना, तो दूर में एक छोटे से गुफा में एक यंग वुमन लाल ड्रेस में बैठी हुई थी, मेडिटेशन अपनी आंखें खोलती। उसके हाथ में वेल को साइथ भी था उसका, ऑब्वियसली ये किंग क्यू थी, जहाँ पर ये 15 दिन से कैंपिंग कर रही थी। कारवां के रिटर्न करने का जब वो क्लाउड मदर स्टोन्स वगैरह लेकर आएंगे तो तुरंत जो उसके पास इसका जो स्पिरिट था एवेल घोस्ट वो बोलने लगती, आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। यही तो कारवा था जिसके पीछे तुम थी। लोग डची ऑफ हेवन जेनिथ से हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड काउंटी के। छोटी सी कंट्री है। क्लाउड मदर स्टोन्स का सबसे ज्यादा इकट्ठा यही करते हैं। मैंने स्कैन किया, लगभग 100 के आसपास होलीटाइड कल्टीवेटर्स हैं और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो 6 पैलेस के बराबर है और उसको तो हम इजीली मार सकते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में। थैंक यू बस उसकी बात सुनती है, सीक्रेट मैजिक के पावर वो यूज करती है। उसके पास भी 6 पैलेस का बैटल प्रोफेस, क्योंकि कुछ दिनों से उसका कल्टीवेशन बढ़ा था बहुत तेजी से। देखो 4 हेवनली पैलेस थे फिलहाल बंदी के पास, एक इंपीरियल क्लास टेक्निक था और एक सीक्रेट मैजिक, तो आराम से 6 पैलेस के बैटल प्रोफेस को मैच कर लेती थी। और वो बताती है जो इसकी स्पिरिट थी कि आधे घंटे में ये लोग पहुंच जाएंगे यहाँ तक। तो एविल घोस्ट जो थी काफी एक्साइटेड थी। एक चीज था कि वो जोकिंग और कप्तान को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी और किंग क्यों भी थोड़ी गेस कर सकती कि वो दोनों भी उस कारवां में हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान थोड़े समय बाद पैट्रियार्च जो थे यानी कि अपने मास्टर फ्री स्पिरिट जो को एक मैसेज भेजती कि माइलो, मैंने वो जो स्पिरिट ऑटोमेशन है ना वो उसका डिवाइन वेल को सेंस किया। वही लाल कपड़ों वाली लड़की और एवेल को साइथ, जो की भौं एकदम खड़ी हो जाती है। कैप्टन भी उस दौरान उसी डायरेक्शन में देखता है सरप्राइज होकर के। देखो कप्तान है भाई अपना, वो उसके पास अपने तरीके हैं डिटेक्ट करने के। कप्तान स्माइल करते हैं, वाह। और जो से पूछे तुमने भी सेंस किया ना? जो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, उसको मालूम था भाई कप्तान कप्तान है कि अगर वो कारवां के पीछे नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वो कारवां के पीछे है, कप्तान का ये सवाल था मिस्टीरियस स्माइल के साथ। सोकिंग कहता है अगर हम उसे सी सीलिंग काउंटी में मारेंगे लोगों को पता चल जाएगा, बाद में हमारे कांड हो जाएंगे। उसको होलीटाइड टेरिटरी लेकर चलेंगे अगर ऐसा कुछ उसने किया तो, और वहां मार देंगे। कप्तान हंसते हैं कि यार तुम सच में उसे मारना चाहते हैं? कप्तान का ये भी था कि हम अगर मारने से पहले उसका मास्क उतरवाएंगे, देखेंगे वो कैसे दिखते हैं। वो मास्क पहनी रहती है पूरे टाइम। जू भी थोड़ा सरप्राइज होता है यार, कप्तान भी अपने। लेकिन इस दौरान जब ये 4 लेग जो अपने जंतु थे 4 लेगर्स आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से एक ट्रैप में वो फंस जाते हैं। चारों तरफ से मैजिकल सिंबल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लडी एरिया से छा जाता है और एक बंदी को हमें आसमान में दिखाया जाता है जिसने व्हाइट मास्क पहना था। उसके हाथ में उसका एवेल घोस्ट साइथ था और वो बोलती है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कॉल ऑफ डिपार्चर एम्परर डार्क सेरेनिटी। तो मंत्र अंदर जो भी पढ़ती है और चलो डिपार्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली वो मतलब जो भी था एक बड़ा सा सोल का इस्तेमाल कर रही थी अपने सीक्रेट टेक्निक से, तो उसके साथ वो बैटल सोल के साथ फ्यूज हो जाती है और एक रेड ग्लो आसपास देखा जा सकता था। मतलब किंग क्यू की पर्सनालिटी बदल जाती है ऑब्वियसली। अगर आपको याद हो एक बार उसने सेम वैसा किया था जब जू किंग से बैटल चल रहा था उसका बहुत पहले, और एक अलग ही डेविल जैसी हंसती है। और फिलहाल वो बंदा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इवन ये जो यंग मैन था जिसकी ब्लड लाइन तगड़ी थी, किंग क्यू के स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये लोग ब्लैक गार्ड वगैरह थोड़ी थे, नॉर्मल बंदे थे जो कारवां को लेकर जा रहे थे। अब होली टाइड कल्टिवेटर्स को भागने का मौका नहीं मिल रहा था। किंग क्यू रुथलेसली अटैक कर रही थी, सभी को यहाँ पर मार देना चाहती थी। जोकिंग जब पहली बार मिला था तो उसने देखा था और कप्तान ने। हाँ लेकिन अगर यहाँ पर जोकिंग और कैप्टन नहीं होती तो किंग क्यू का पूरा काम मतलब वो कर लेती। बट फिलहाल क्योंकि यहाँ पर कप्तान और सोकिंग थे, वो देख नहीं सकते ना ऐसा मरते हुए, क्योंकि ये लोग भी तो होली टाइड कल्टीवेटर है और इनका प्लान भी तो वहां तक जाना है। जब ये 6 पैलेस वाले होली टाइड को पीछे हटना पड़ता है किंग क्यू के अटैक की वजह से, क्योंकि इस दौरान वो एक गोल्ड कोर कल्टीवेटर को 2 भागों में काट देती और जो 4 लेगर्स थे ना उनको भी काट देती है। मतलब जो बड़े बड़े जानवर टाइप थे जिनके ऊपर पूरा ये कारवां जा रहा था। इसी समय कैप्टन अपना मूव करते 9th 4 लेगर पे क्योंकि लोग बैठे थे वहां से निकलते तुरंत अपने साइज में लौट आती, क्योंकि छोटे छोटे होकर छिपे थे ना, नाइट शेड जैसे ही दिख रहे थे और कहते हैं इम्प्यूडेंट ह्यूमन। कोल्ड हो रहा थी इस समय कैप्टन की। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।